मैंने नावल निगारी शुरू की। उस वक्त मुझे लगा कि मैं नावल निगार हूँ, और उसके बाद से मैंने 2000 से लेके आज 2024 जा रहा है, 24 साल हो गए। मैं कम व बेश 5 नावल लिख चुका हूँ और छठा मेरा ज़ेर तबा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम सुखनवर के साथ आपका मेज़बान अयाज़ महमूद अयाज़ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कहानीकार जो है उसकी कहानी उसकी महबूबा होती है, फिर वो कहानीकार उसको गले लगाए या फिर कहानी उसको गले लगाए, उसकी कैफियत वही रहती है जो एक महबूबा की कैफियत होती है। तो आज हमारे साथ एक कहानीकार मौजूद हैं, उनसे आज हम पूछेंगे कि कहानी उनकी महबूबा है और कब से उन्होंने इस महबूबा को अपनाया और इसके साथ सफ़र कर रहे हैं। उनसे उनके हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से उनसे सवाल पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये सफ़र कब शुरू किया। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नावल निगार, एक अरसे से पेरिस में मुकीम हैं, जनाब सरफराज बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज बेग साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आप जो पेरिस में अदबी शख्सियात रहती हैं उनको इस प्रोग्राम के ज़रिए उनकी शख्सियत को उजागर करते हैं और लोगों तक उनका पैगाम पहुँचाते हैं कि हम यहाँ यूरोप में रहते हुए भी अदबी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। और बेग साहब, हमारा ये चैनल FP92 हमने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है अपने तमाम दोस्तों को, ना सिर्फ पेरिस में बल्कि पेरिस से बाहर पूरे यूरोप में जो लिखने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है वो हाज़िर है। क्योंकि हमारी इससे पहले जो हमारा एक अलमिया था, जो हमारी बदकिस्मती थी कि हमें कोई भी प्लेटफॉर्म मुयस्सर नहीं था। बहुत सारे लोग लिखने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा काम है, जैसे कि आपका बहुत बड़ा काम है, कब से आप एक अरसे से आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपकी आवाज़, आपका कलाम, आपकी किताबें वो एक महदूद थी, यानी किसी को महदूद है। जी जी, बिल्कुल, किसी को उनके हवाले से पता नहीं था। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाज़िर है, आप अभी भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। आप नेक्स्ट टाइम फिर हम आपको दावत देंगे, फिर भी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। तो आपके हवाले से सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आप कहाँ पैदा हुए पाकिस्तान में और आपने तालीम कहाँ से हासिल की। सबसे पहले तो मैं आपका इस चैनल का FP97 का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और आजकल के नफसा नफसी के दौर में इस चीज़ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत मुश्किल काम है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि मैं पैदा कहाँ हुआ, तो मैं पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पैदा हुआ और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम कैंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से हासिल की, जो बाद में FG पब्लिक सेकेंडरी स्कूल हो गया माशाल्लाह की वजह से। फिर उसके बाद मैंने PF कॉलेज चकलाला एयरबेस से FSC की। उसके बाद मैंने सेटलाइट टाउन डिग्री कॉलेज से BSc की और फिर उसके बाद मैंने फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर में अलियांस फ्रांसेस से डिप्लोमा किया पाकिस्तान से, और मैं टूरिस्ट गाइड भर्ती हो गया। और उसी दौरान मैंने इंग्लिश लिटरेचर में प्राइवेटली मास्टर्स डिग्री की, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। और 1995 में मेरी किस्मत या डेस्टिनी मुझे यूरोप ले आई और 95 से लेके आज 2024 तक मैं यहाँ पे यहीं पे हूँ। बेग साहब, ये बताइए कि आपको ये जो एक कैफियत होती है लिखने की, ये आप पे कब आश्कार हुई, कब आपको पता चला कि मैं लिख सकता हूँ, मैं जो है वो नावल निगार हूँ? आपके अंदर की ये जो एक तहरीक उठती है, ये कब आपको महसूस हुआ? मैंने पहले तो मैं अदब से बचपन से लगाव था। जब छोटे थे हम तालीम और तरबियत मैगज़ीन बच्चों का रसाला आता था, अब नहीं आता। दूसरा था नौने हाल, तो हम दो दोस्त थे, हम दोनों आपस में शेयर कर लिया करते थे। उसके बाद बच्चों की दुनिया भी कभी कभी पढ़ते थे। वो बचपन से शौक़ था लिटरेचर से। उसके बाद बड़े डाइजेस्ट पढ़ने शुरू किए, फिर लिटरेचर जब पढ़ना शुरू किया तो एक दिन मुझे ख्याल है कि जो पढ़ते हैं आपको लिखना भी चाहिए। वो प्याला भर जाता है तो उसको फिर छलकना शुरू हो जाता है। तो मैंने 1992 में हल्की फुल्की शायरी शुरू की। तो मुझे शायरी अब भी नहीं आती, उस वक्त भी नहीं आती थी। तो 92 में वो गज़लें शुरू की, को मीर तक मीर और गालिब के अंदाज में और बड़ी इश्किया किस्म की। तो वो करते करते 95 में यूरोप आ गए। फिर मैंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की। तो
2001 में या 2000 में सन 2000 में मुझे पता लगा कि मैं ये शायर नहीं हूँ, मुझे ये तुकबंदी वाली शायरी अपनी भी खुद भी नहीं पसंद। मैंने नावल निगारी शुरू की। उस वक्त मुझे लगा कि मैं नावल निगार हूँ, और उसके बाद से मैंने 2000 से लेके आज 2024 जा रहा है, 24 साल हो गए। मैं कम और बेश 5 नावल लिख चुका हूँ और छठा मेरा ज़ेर तबा है। बेग साहब, यूरोप की बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है, यहाँ पे टाइम जो है वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे वक्त निकाल लेते हैं? और इतनी सारी आपने, इतने बड़े बड़े आपने नावल लिख दिए, तो ये भी बताइएगा कि इसके लिए आपके अंदर कोई कैफियत पैदा होती है तब आप लिखते हैं, या आपका जब दिल करता है आप कलम उठाते हैं और आप लिखना शुरू हो जाते हैं? जो पहला मेरा नावल था वो जो इलीगल तरीके से लोग यूरोप आते हैं उनके बारे में था। वो तो उसमें मैंने अपना सारा गुबार निकाला है कि लोग कैसे इलीगल पाकिस्तान से लेके इंग्लैंड तक कैसे जाते हैं। आपका पहला नावल कब हुआ? पहला नावल मेरा 2000 लिखा तो मैंने 2001 में था, लेकिन वो छपा 2007 में है, उसको बहुत वक्त लगा। फिर उसके बाद जितने भी नावल पे दर पे छपते गए हैं। तो कैफियत इस तरह तारी होती है कि जब आपको कोई चीज़ दिल में, जैसे शायर होते हैं उनको कुछ को कहते हैं जी इश्क में ठोकर लगी है, या कुछ दुनिया को देखते हैं, ज़माने की बेसबाती को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम अपने इस चीज़ का हर बंदा इजहार करता है, कोई थिएटर के ज़रिए, कोई ये सारी परफॉर्मिंग आर्ट जो है, फाइन आर्ट का जो हिस्सा है, इवन एक इंजीनियर जो है वो भी अपने तरीके से आर्ट का इजहार करता है। तो वो फिर जब आप अपना गुबार निकालने के लिए कोई ना कोई मीडियम इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने ये लिटरेचर का सहारा लिया, नावल का। तो मेरे हर नावल में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। तो ख़ास तौर पे जब वो 9/11 का वाक़या हो तो उसने मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई कि ये हुआ क्या है। मैं 10 साल तक, मैं इटली के शहर, इटली 13 साल रहा हूँ, तो ट्रेन में सफ़र करते थे, तो मैं कुछ 6-7 साल तक लोगों की बात सुनता रहा हूँ कि मुसलमान इस तरह के होते हैं। तो मैं कहते हैं ऐसी क्या बात है। फिर उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो जब मुझे पता लगा कि ये जो 9/11 का वाक़या है इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर डिस्कवर करने के लिए किया गया था, और वो उन्होंने किए। इराक भी गए और अफगानिस्तान भी गए, और उन्होंने, टोनी ब्लेयर ने एडमिट भी किया, सॉरी वी डिडंट फाइंड एनी केमिकल वेपन्स इन इराक। वो उसका आप इंटरव्यू देख सकते हैं यूट्यूब पे। बेग साहब, मैं चाहूँगा कि आपने जितने भी नावल लिखे हैं वो, क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं, जी जी, हमारे देखने वाले नाजरीन जो हैं वो ये चाहेंगे कि आप उनको नावल दिखाएं, और मुख्तसर सा उसके हवाले से आप बताएं कि आपने वो किस पे लिखा है, उसका टॉपिक और उसकी कहानी मुख्तसर एक एक करके आप हमारी स्क्रीन पे जो है। जी ज़रूर, जी ज़रूर, मैं आपको तरतीब से दिखाता हूँ। ये मेरा पहला नावल है, साई इंटरनेट, इसका नाम अजीब सा है। इसकी जो कहानी है वो जो लोग यूरोप में पाकिस्तान से या दो और जितने भी जो गरीब ममालिक हैं या अमीर भी हैं, लेकिन उनके लोग किसी वजह से दूसरे मुल्कों में सफ़र करते हैं, या आप इसके उन्वानात भी देख सकते हैं। वो जिस शहर में रुकते हैं, ईरान, तुर्की, यूनान, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारी जगहों पे वो जाते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो इस सारे इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में इसका ये साई इंटरनेट है, ये 2007 में छपा जी। ये अब इसका ये है कि ये इंडिया से भी छपा है। ओके, ये पाकिस्तान से भी छपा और इंडिया से भी। इंडिया से भी, अब मेरी सारी किताबें इंडिया से भी छपेंगी। ओके, ज़बरदस्त। उसके बाद मेरा दूसरा नावल है पस्से आईना। इसको इंग्लिश में अगर आप कहें तो बिहाइंड द कर्टन, लेकिन इसका सही तर्जुमा ये नहीं बनता। तो ये नावल है 9/11 के हवाले से। तो उसमें मुझे बड़ी उलझन होती थी जब लोग इसके बारे में बात करते थे कि ये क्या हुआ है। तो मैंने अपने तरीके से, ये नहीं मैं कहता कि मैंने कोई आश्कारा किया हकीकत, लेकिन मैंने अपना एक नज़रिया बयान किया है, उसको नावल की सूरत में बयान किया। और मेरी जब ये नावल मुकम्मल किया तो मुझे दिली तस्कीन हुई। तो इसको मुकम्मल करने के बाद मुझे तस्कीन हुई कि मेरी जो कम से कम एक मेरे शख्स की मेरी तस्कीन हो चुकी है। अगर इससे पढ़ने के बाद एक शख्स भी ये हकीकत जान जाता है कि ये 9/11 क्यों हुआ था, तो मेरा काम पूरा हो जाता है। ज़बरदस्त। ये नावल पाकिस्तान से छपा 2012 में, और अब ये इंडिया से भी छपा है पिछले साल, और मेरे दीगर नावल भी इंडिया से छपेंगे जी। उस इदारे का नाम है मीटर लिंक, और काजी साहब उसके रूए रवा हैं। मेरा तीसरा नावल ये एक लव ट्रायंगल है, मोहब्बत में तौहीद नहीं होती। इसका अनुमान अजीब सा है, लोग मोहब्बत में तौहीद नहीं होती। इसको तो कई साइड पे लिया जा सकता है। मोहब्बत में तौहीद, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं। फराज, बिल्कुल। और जिस शख्स ने ये शेर लिखा है वो खुद भी
तौहीद का कायल नहीं था, लेकिन वो शायरी के हद तक तौहीद का कायल था। तो मैंने ये नावल आपको उस वक्त समझ आएगा जब आप ये पूरा पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है उन्वान का। नहीं, आप बताएं कुछ थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं ना कि आप तौहीद के कायल क्यों नहीं है? बिल्कुल। ये नावल जो है वो 2015 में छपा, और इस नावल के बाद जितने भी नावल हैं सारे मैंने फ्रांस में लिखे। उससे पहले जो नावल थे वो मैंने इटली में लिखे, क्योंकि 2013 में मैं इटली आ गया था। अच्छा बेग साहब, इससे रिलेटेड ये फ्रांस आ गया था, इससे रिलेटेड मोहब्बत में तौहीद नहीं होती, मोहब्बत की कभी? जाहिर है जिस शख्स को मोहब्बत नहीं होती वो इंसान ही नहीं। वो बंदा साफ जो है वो अलल ऐलान इतराफ मोहब्बत भी कर रहा है, और साथ ये भी इतराफ कर रहा है कि इसमें तौहीद नहीं, आप एक से ज्यादा मोहब्बत कर सकते हैं। मोहब्बतें होती रहती हैं। क्या समझते हैं मोहब्बत के हवाले से? आपकी क्या राय है कि मोहब्बत एक ही होती है या बार बार होती है? बार बार होती है और होती रहती है। जब तक आप जिंदा हैं आपको मोहब्बत होती रहती है। यानी मोहब्बतें तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोहब्बतें तौहीद नहीं होती। एक ही शख्स को कोई भी शख्स महबूब नहीं बनाए रख सकता। वो सिर्फ एक ही जात है जिसको आप महबूब बनाए रखते हैं। हाँ, से वो तो इस नावल का ये है कि एक लड़का है, वो फौज से ड्रम आउट होता है, उसको आर्मी से निकाल दिया जाता है किसी वजह से। तो समझता है कि मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है, लेकिन फिर वो अपनी डिग्री मुकम्मल करता है। वो एक अदबी रसाले में लॉयर के तौर पे काम करता है, LLB भी साथ करता है। फिर साथ उनका वो मुदीर बन जाता है। इस दौरान उसे एक लड़की से प्यार होता है, उसे शादी करता है, उसके बच्चे वगैरह होते हैं। फिर शादी के कुछ दरमियान में उसको एक जो पेंटर होती है उससे उसके ताल्लुकात हो जाते हैं इत्तफाकन, उससे प्यार हो जाता है। तो बीवी पे ये बात आश्कारा हो जाती है। बीवी के पास एक ही ऑप्शन होता है कि उसको छोड़ दे, दूसरा ऑप्शन होता है कि फैमिली को रखे। तो बीवी फैमिली को प्रेफर करती है, और आखिर में इसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो जो दूसरी लड़की है वो एक तरफ हो जाती है, और ये लेकिन ये है कि मोहब्बत में तौहीद नहीं होती। साहब, आपकी जो मोहब्बत है और आपके इतराफ मोहब्बत से इस्तिफादा हासिल करते हुए मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जब आप किसी से मोहब्बत कर रहे होते हैं जी, तो उसी वक्त में क्या आप दूसरी मोहब्बत कर सकते हैं? एक मोहब्बत चल रही है, उसके साथ आप दूसरी मोहब्बत कर सकते हैं? मोहब्बत भी एक जज्बा है भाई। मोहब्बत को ये तो नहीं है कि आप निकलें और जिससे मर्जी है चाहे मुंह उठा के मोहब्बत। साइंटिफिक जवाब देता हूँ। चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं एक ही चीज के बारे में बात करूंगा। एक वक्त में दो मोहब्बतें, एक ही उसी तरफ आऊंगा। जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी लड़की से, किसी लड़के से, किसी दरख्त से, किसी पौधे से, किसी जानवर से, किसी खेल से, जैसे आप सुनकर खेलते हैं, उस दौरान इंसान के जिस्म से हैप्पीनेस के एंजाइम्स निकलते हैं, उनको कहते हैं डोपामिन एंजाइम्स। तो ऐसी कोई भी चीज़ करते हुए जो करते हुए आपको अच्छा लगे, जिससे हम कहते हैं कि उस लड़की से बात करते हुए मेरे मुंह में घुलावट पैदा हो जाती है, तो वो घुलावट नहीं होती, बेसिकली वो डोपामाइन एंजाइम्स, हैप्पीनेस के एंजाइम्स, प्लेयर के एंजाइम्स वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपको किसी की मौजूदगी, उससे बात ना करें, बेशक जिस्मानी ताल्लुक ना भी हो, आप उसके पास उसका होना आपको खुशी देता है। इससे कहते हैं डोपामाइन एंजाइम। तो ये नहीं होता कि जिस एक वक्त में आपसे मैं प्यार करता हूँ तो हो सकता है कुछ एट द सेम टाइम कोई और शख्स है, उसकी मौजूदगी भी आपको अच्छी लगे, तो आपके डोपामाइन एंजाइम्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाए। तो एक वक्त में दो मोहब्बतें भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं ये है नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा जो हर शख्स की अपनी राय होती है, जो मेरी राय है उसमें ये है कि अगर आप एक टाइम पे मोहब्बत कर रहे हैं तो आप दूसरी मोहब्बत नहीं कर सकते। तो खैर ये राय मैंने आपको साइंटिफिक रीजन नहीं, आपकी राय का एहतराम है बिल्कुल। तो इससे अगला नावल है मेरा जी, ये एमूना है। ये नावल भी सांझ वालों ने छापा, 2019 में छपा ये दूसरी साइड। तो एमूना ये नावल है 3 लड़कियों के बारे में। इसमें मैंने एक, आप कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है। एक लड़की है जो पढ़ना चाहती है, उसका नाम एमूना है, उसकी 2 और सहेलियाँ भी हैं, मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र से हैं दोनों। तो उसके वालदा फौत हो जाती हैं, पेरेंट्स उसकी शादी करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहती है। तो आखिर में ये है कि मैंने अपने इसका एंड, आमतौर पे तो यही होता है कि लड़की की शादी कर दी जाती है, लेकिन मैंने अपने इसका एंड ये रखा है कि लड़की शिकागो अपनी मज़ीद तालीम के लिए पढ़ने जाती है। मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो ये नावल भी सान 2019 में छापा, और ये भी मैंने फ्रांस में लिखा। इसका नाम एमूना है। और उसके बाद मेरा ये 5वां नावल है, इसका नाम है ख्वाहिश ख्वाब हकीकत। एक तो नावल वो था जो साइंटरनेट, जिसमें लोग लड़के जो
इलीगल तरीके से पाकिस्तान से या और भी दीगर ममालिक से आते हैं तो यूरोप में कैसे रहते हैं। इस नावल में एक फैमिली जब किसी मुल्क में इलीगल होती है तो वो कैसे रहती है, वो ज़्यादा दर्दनाक है। आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं और आपको अस्पतालों में जाने में, दफ्तरों में जाने में कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो सारा कुछ इस नावल में मैंने लिखा है। ये भी सान ने छापा, ये 2020 में छपा। ज़बरदस्त। और इसका नाम है ख्वाहिश ख्वाब हकीकत। हम ख्वाहिश करते हैं, ख्वाब देखते हैं, लेकिन हकीकत जब यूरोप आते हैं तो फिर पता लगता है क्या है। ये मेरे अंग्रेजी के अफसाने हैं, गामा। ये इधर फ्रांस से छपे, ये छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं। ये फनेक में और मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल है। ज़बरदस्त। ये 2016 में छपा। उसके बाद ये मेरा एक नावल है, ये भी इंग्लिश में छपा फ्रांस में, ये भी अवेलेबल है फनेक में। ये 2019 में छपा। आदम खान, सॉरी, आदम खान। ये नावल है। उसके बाद मेरी ये अफसाने मजमूआ छपा। ये दूसरी किताबों के साथ अफसाने भी साथ चलते रहे, छोटे छोटे जो अफसाने में लिखता था उनको भी छपाया। इसका नाम है कलंदस्तीनी। इसमें सारे अफसाने हैं जिसमें लोग यूरोपियन मुल्कों में इलीगल तरीके से रहते हैं और कितनी तकालीफ बर्दाश्त करते हैं। इसका नाम कलंदस्तीनी है। कलंदस्तीनी का मतलब होता है छुप के रहने वाला। ये इटालियन जुबान का लफ्ज़ है। एक अगर हो तो कलंदस्तीनो, अगर ज़्यादा हो तो कलंदस्तीनी। तो ये सारी कहानियाँ उन्हीं के बारे में है। ये 2009 में छपा। उसके बाद है मेरा ये अफसाने मजमूआ दहरिया। उन्वान से जाहिर है कि इसमें जितने भी अफसाने हैं वो पाकिस्तान में वो मौज़ूआत हैं जिन पे लिखने पे पाबंदी है, लेकिन मैंने जसारत की है, कोशिश की है कि जो हदूद है उनको से तजावुज़ ना करूं। तो इनमें सारे अफसाने ऐसे ही मौज़ूआत पे है। और ये 2013 में छपा पाकिस्तान से। मुझे लगता है कि मेरी सबसे जो बड़ी अदबी काविश है वो ये वाली है। ये है, आप इसको अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, सिलेक्टेड इटालियन स्टोरीज ट्रांसलेटेड बाय सरफराज बेग। इटली की मुंतखब कहानियाँ। ये मैंने 20 इतालवी कहानियाँ खुद मुंतखब की और उनका उर्दू में तर्जुमा किया, इतालवी ज़बान से उर्दू में किया और इसको पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स में छपा। पाकिस्तान ने इसको शाया किया। ये बड़ी एजाज की बात है, मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। ये छपने के बाद मुझे लगता है कि मेरा जो अदब है वो रिकग्नाइज हो गया है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने सारा जो है वो तफसील बताई। ये बताइएगा कि इन किताबों पे पाकिस्तान की किन किन यूनिवर्सिटीज़ में थीसिस हो चुके हैं। जी, मेरे जो 2 नावल हैं उनके ऊपर, एक तो पसी आयना है और दूसरा मोहब्बत में तौहीद नहीं होती। इन दोनों पे मुझे यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं पता, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स जब भेजते हैं कि हमने थीसिस करना है तो मैं उनको मवाद फराहम करता हूँ। तो 2 PhD थीसिस हुए हैं, पसी आयना पे और एक मोहब्बत में तौहीद नहीं होती पे हुआ है पाकिस्तान से। और अभी 2 तालबा जो है वो मेरे अफसानी मजमूए कलंदस्तीनी पे काम कर रही है, क्योंकि एक ही किताब पे 2 बंदे थीसिस नहीं कर सकते। एक दहरिया पे कर रही है और एक इस पे कलंदस्तीनी पे। तो इसके अलावा 2 लोगों ने इंडिया से भी इन पे थीसिस लिखे हैं। ज़बरदस्त। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरी किताबें इंडिया में भी छपी हैं और मेरी सारी किताबें इंडिया से भी छपेंगी। अच्छा बेग साहब, ये बताइए कि आपके पास आपकी जो ज़मीन है नावल लिखने की, जी जी, कितनी ज़रखेज़ है, और आप समझते हैं कि इस ज़मीन पे आप मज़ीद सफ़र कर सकते हैं, इस पे आप मज़ीद करैक्टर्स उगा सकते हैं? आपके पास एक लिमिट होती है ना, तो आप क्या समझते हैं कि आप कितना अरसा इस ज़मीन को जो है वो ज़रखेज़ रख सकते हैं? नावल लिखने के लिए ये होता है कि आपको कोई ना कोई चीज़ महसूस होती है। करैक्टर्स तो मस्ट होने चाहिए ना आपके। तो वो ये है कि अभी पिछले जब से मैं फ्रांस आया हूँ मेरी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। अभी मैंने 3 नावल फ्रांस में लिखे हैं और छठा जो है वो अभी मुकम्मल किया है। तो उसके अभी छठा लिखने के बाद मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, थोड़ी सी रुकूंगा। उसके बाद फिर कुछ शायद फिर कभी 1-2 साल बाद मुझे अगर लगा तो मैं लिखूंगा। आजकल मैं अपने एक उर्दू नावल को अपनी बेटी की मदद से फ्रेंच में उसको चेंज कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा नावल फ्रेंच में छपे, पस्से आए ना, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प, मेरे सबसे बेहतरीन काविश यही है। तो जहाँ तक ज़रखेज़ की बात है तो मुझे लगता है कि अभी जो मैंने अपनी जितना भी ये जो नावल था 1200 सफ़ात का वो मुकम्मल किया, तो अभी काफ़ी मैं कहने के थक गया हूँ। ओके बेग साहब, आपने
किसी भी नावल से कोई पैराग्राफ हमारे देखने वालों की नज़र करें। ये बहुत दिलचस्प है। दुनिया की कुल आबादी 17 करोड़, कुल आबादी से 17 करोड़ 50 लाख महाजरीन या गुलाम है, जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए 2002 के एदाद शुमार के मुताबिक अपना मुल्क छोड़ चुके हैं। आज से ये 20 साल पुरानी बात है, आप ज़्यादा हो चुके होंगे। तो तकरीबन कुल आबादी का 3% हिस्सा महाजर हैं, जो लोग अपना मुल्क छोड़ते हैं। यानी हर 100 में से 3 बंदे महाजर या गुलाम हैं। मैं महाजरों को गुलाम कहता हूँ। यानी 100 में से 98, 99, 100 ये 3 बंदे गुलाम हैं। इस आदाद शुमार में वो लोग शामिल हैं जिनकी लिखत पढ़त है, वो लोग शामिल नहीं है जो जिनके बारे में कोई डाटा ही नहीं है। ये वो उन लोगों के बारे में है जिनका रिकॉर्ड में मौजूद है। और ये जो इलीगल लोग होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं, ये इनकी जो बातें, इनका जो ज़िंदगी है मुतजस्सिस और मुतहय्यर कुन है। इनकी ज़िंदगी दुख, दर्द, रंज और अलम से भरी है। और माजरीन और गुलाम, इनको दूसरे मुल्कों में लाने वाले लोगों कहते हैं पीपल ब्रोकर। हम पाकिस्तानी लोगों ने एजेंट कहते हैं। आपको महाजर फिजी आइलैंड में मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। और इन पाकिस्तानी ब्रोकर के साथ इंडियन दूसरे भी ममालिक के जो लोग होते हैं, जो एजेंट जिन्हें हम कहते हैं, उन इलाकों के, हमारा ये ख्याल है कि यूरोप में लोग जो है वो नहीं होते एजेंट। अब यूरोपीय एजेंट के बगैर कभी भी इन मुल्कों में दाखिल नहीं हो सकते। ये लोग उनमें बराबर के शरीक होते हैं। तो ये एक मुख्तसर सी बात थी। और मैं आपको आखिर में एक इटालियन निज़ाद है उसके बारे में बताता हूँ कि वो ये कहता है कि जो पिछले चंद सालों में जो यूरोप में लोग आए, उनमें 12 करोड़ बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 से 15 साल थी। और उनसे लड़कियों और लड़कों से जिस्म फरोशी और लवातियत करवाई गई, गुलामबाजी करवाई गई। और इन औरतों में 20 लाख औरतें आई, जिनमें से 5 लाख औरतें इटली में रुक गई। और इटली में ये काम अपने अरूज पर है। और इस काम में उन मुल्कों के लोग जहाँ से ये आती हैं और जिन मुल्कों में आती हैं, ये लोग बराबर के शरीक होते हैं। ओके बेग साहब, एक और सवाल ये कि जो पाकिस्तानी नावल लिखने वाले लोग हैं, जो उर्दू नावल है वो, और फ्रेंच नावल लिखने वाले जो लोग हैं, उनमें मुमासलत तो नहीं हो सकती, उनकी सोच में भी सेम नहीं हो सकती। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर आप उर्दू में नावल लिख रहे हैं, तो फ्रेंच जो नावल राइटर्स हैं उनके साथ आपको मुकालमा करना चाहिए, उनके साथ आपको मुलाकात करके उनकी जो सोच है वो समझनी चाहिए, और अपनी जो आपने लिखा हुआ है वो उन तक पहुंचाना चाहिए। और इसके लिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके नावल जो हैं वो फ्रेंच में होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और फ्रेंच उनके जो नावल्स हैं वो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। जी जी। तो इसके लिए आपने कभी कोई काविश की या आपने कुछ सोचा कि इस हवाले से कुछ काम किया जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने एक नावल का आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पसे आयना का मैंने कोई 150 सफ़े 150 सफ़े ट्रांसलेट कर लिए हैं फ्रेंच में। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ये वाला मेरा नावल फ्रेंच में छपे। और मैं आपसे जब आया था, मुलाकात हुई थी, चंद बातों में मैंने आपसे कहा था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हम अगर उर्दू में नावल लिखते हैं, अगर इन लोगों को नहीं पता कि हम क्या लिखते हैं, तो ये वही बात है कि उनके ख्याल में पाकिस्तानी इधर बिजली का काम करते हैं, हमारी बिजली का काम करने में कोई बुराई नहीं है, या वो बाती में काम करते हैं। पाकिस्तानी लोग अदब से भी मुंसलिक है। जहाँ तक आपने यहाँ के नावल की बात की, तो जो यूरोप में जो 18th और 19th सेंचुरी का जो नावल लिखा गया वो बेहतरीन था। इस वक्त जो है वो फ्रांस के मुकाबले में साउथ अमेरिका का नावल सबसे टॉप पे है। फ्रांस के नावल का वो लेवल नहीं है। फ्रांस का एक नावल, फ्रेंच नावल मैंने पढ़े थे 2, मुझे बहुत पसंद आए। एक थी टिटियाना रोजनबी, एल साप्ले साहा, उस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, वो बहुत अच्छा नावल है। और दूसरा है वो यस्मीना खदरा, हैं वो अल्जेरियन फ़ौजी थे, रिटायर हो गए, अब नावल लिखते हैं। उनका असल नाम कुछ और है, लेकिन वो अपनी बीवी के नाम से नावल लिखते हैं, यस्मीना खजरा या खदरा पढ़े। उनका मैंने एक नावल पढ़ा था, ले गोंदिन काबुल, वो भी एक अच्छा नावल था। तो जहाँ तक कंपेयरिंग की बात है, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े नावल लिखे जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी ट्रांसलेशन फ्रेंच में हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान में बड़े बड़े कामयाब नावल लिखे जा रहे हैं। किस नावल राइटर से आप मुतासर हैं?
अगर मुझे पाकिस्तानी नावल निगारों से पूछें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरा पसंदीदा अफसाना निगार वसादत हसन मंटो है, तो जिसने मुझे लिखने की तरफ माइल किया। तो जिस नावल निगार पाकिस्तानी नावल निगारों से जिनसे मैं मुतासर हूँ, मुझे शौकत सिद्दीकी बहुत पसंद है। बेहतरीन नावल, उनके ड्रामे भी बन चुके हैं, नावल भी उन्होंने लिखे हैं। और उसके अलावा मुझे इंतज़ार हुसैन बहुत पसंद है। और जो इस वक्त के जो असर हाजिर की जो जिंदा है अभी, मोहम्मद इलियास, मेरे ख्याल में उर्दू अदब में उनसे बड़ा नावल निगार इस वक्त कोई नहीं है। मोहम्मद इलियास वो इस्लामाबाद होते हैं, उन्होंने 8-9 नावल लिखे हैं और वो बहुत मशहूर नावल निगार है। तो जहाँ तक आप फ्रांस के नावल निगारों की बात करते हैं तो मुझे ज़ाती तौर पे एमिल ज़ोला बहुत पसंद है। उसका मैंने नावल पढ़ा था नाना, इट वाज अमेजिंग। फिर गी दे मोपासा मुझे बहुत पसंद है। और जो उसके अलावा विक्टर ह्यूगो और गुस्ताव फ्लॉबेर, ये मेरे पसंदीदा नावल निगार हैं। लेकिन मुझे जो नावल निगार सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसको सामने रख के मैं नावल लिखता हूँ, वो है चार्ल्स डिकन्स। वो एक अच्छा इंसान भी था और एक अच्छा नावल निगार भी था। ये इकट्ठा कभी नहीं हो सकता कि एक बंदा नावल निगार हो। समझते हैं कि नावल्स में अच्छाई सिर्फ दिखाई जाती है या अच्छाई को सामने रखा जाता है, सच्चाई जो है उससे इतना ज़्यादा आप जो है वो नहीं करते। क्या सच्चाई भी होती है? किस हद तक सच्चाई होती है, या सिर्फ आप अच्छाई को ही सामने रख के तो लिखते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि जो नावल निगारी है, जो अदब जो भी है, सिर्फ नावल निगारी नहीं, शायरी भी, जितना भी अदब है, आप जैसे शायर हैं, मैं नावल निगार हूँ, कोई शख्स अफसाना निगार है, ये जितने भी लिखने वाले होते हैं जो फ़नून लतीफ़ा से जिनका ताल्लुक होता है, वो असर हाजिर की जो ज़िंदगी है उसका पोस्टमार्टम करते हैं अपनी लिखने से। तो तारीख़ जब आप पढ़ते हैं तो मैं तारीख़ के बारे में कहता हूँ कि तारीख़ एक ऐसा सच है जिसे आप झूठ समझ के पढ़ते हैं। और जितनी भी तारीख़ लिखी जाती है वो किसी दबाव में लिखी जाती है तो वो झूठी होती है। लेकिन जब आप नावल में पढ़ते हैं, कुछ नावल निगार हैं जो अपने नावलों के ज़रिए सच्चाई को बयान करते हैं। जैसे मैंने पसियाना में लिखा है कि उसमें क्या हुआ है, मैंने ये बताया है कि वो बिल्डिंग्स बनी किस मटीरियल से हैं, वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होती हैं। अगर इतने टेम्परेचर पे, मैंने मोलैलिटी का जिक्र किया है, हीटिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इतने पे वो, हम पंजाबी में कहते हैं वो मुरुंडा बन जाती है। अगर वो तो वो बिल्डिंग मुरुंडा नहीं बनी, वो चोड़ मुड़ी हुई, वो गिर गई हैं। तो उनके गिरने में की वजह कुछ और थी। तो बेग साहब, आप नावल से जान सकते हैं कि आप बल्कि ज़्यादा सच जान सकते हैं। बेग साहब, मेरा एक सवाल जो है वो सारे मेरे मेहमानों से एक ज़रूरी सवाल ये होता है कि आप पेरिस में रहते हैं और पेरिस में जो उर्दू की तरवीज है, अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त, अपना कल्चर जो है वो बड़ा मैं समझता हूँ ज़वाल पजीर है। वो इसलिए कि आपके जो बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं वो बिल्कुल भी नाशना होते हैं अपनी ज़ुबान से, अपने कल्चर से। उसमें एक हद तक जो कसूर है वो वालिदैन का भी होता है। बिल्कुल कि वालिदैन, क्योंकि तरबियत तो वालिदैन नहीं करनी होती है, जो उनकी मादरी ज़ुबान है वो वालिदैन नहीं उन्हें सिखानी होती है। लेकिन आप देखते हैं कि घरों में भी वालिदैन जो है उनके साथ फ़्रेंच बोलते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, वो उर्दू की तरफ राग़िब हों, वो हमारे कल्चर को अपनाएं, हमारी ज़ुबान के साथ जुड़े रहें? इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि हम लोग अपनी ज़बान से दूर हुए हैं। तो ये जो जिन हालात से हम आज गुजर रहे हैं, आज से 1960 में जो अल्जेरियन लोग, ट्यूनीशियन और मोरक्कन ये लोग आए थे, ये लोग अब फ्रेंच बोलना फ़ख्र समझते थे और अपनी ज़ुबान बोलना बुरा समझते थे। आज आप देखें तो आज अरबी लोग, अपने जो यंग जनरेशन है अरबियों की, वो अरबी बोलना फ़ख्र समझती है, ऑनर समझती है। तो ये इन लोगों को बड़ी देर बाद, 30-40 साल बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम गलत कर रहे हैं। हमने अभी तक इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन करना चाहिए। क्या करेंगे हम तो आने वाले दौर में? मेरे ख्याल में ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, हम उर्दू में बात करते हैं और मेरे बच्चे तीनों उर्दू बोलते हैं। लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन उर्दू बोलते हैं। जब तक माँ बाप उर्दू नहीं बोलेंगे तो बच्चे नहीं उर्दू बोलेंगे। और ज़बान आना बहुत अच्छी बात है, फ़ख्र की बात है, लेकिन आप जब अपनी रूट्स, अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं तो आप फिर कल उनसे ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपने इनकी तहजीब और नॉर्म्स और ट्रेडिशन को क्यों अपना लिया है। इसमें आपका कसूर होगा। दूसरा यह कि
मैं एक और भी ऐड करूंगा कि जो हमारे जो पाकिस्तान के जो यूट्यूब ने एक बहुत बड़ा कमाल किया है, उसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी चीज़ें लोग यूट्यूब के ज़रिए घरों में देखते हैं। और अब मेरे बच्चों को पाकिस्तान में अगर कोई छींक भी मारता है तो उन्हें पता होता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो सोशल मीडिया ने, मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तानी टीवी देखने दें उन्हें। मैं खुद अपने बच्चों को बताता हूँ। अब मेरी बेटी को पता है चिट्टा चोला सीवे दर्जी, उसे पता है, तो उसे लगता है कि मीन द वाइट शर्ट, तो वो समझ जाती है कि भी चिट्टा चोला। तो वो एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। सवाल ये है कि किताब, माशाल्लाह आपकी ये सारी बुक्स मेरे सामने पड़ी हुई हैं। जी जी। पाकिस्तान में 90s में बहुत किताब पढ़ी जाती थी, तो इस वक्त किताब ज़वाल पजीर है। उसका जो इल्ज़ाम है वो सोशल मीडिया पे रखा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया तो यहाँ पे भी वही है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पाकिस्तान में भी वही है। यहाँ पे आप देखें किताब, आप अपनी ट्रेनों में जाएं, बसों में जाएं, यहाँ पे जितने फ्रेंच लोग हैं आज भी वो किताब से उसी तरह मोहब्बत करते हैं, उसी तरह जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ जो रेलवे स्टेशन हैं उस पर लाइब्रेरियाँ बनी हुई हैं, उसमें बुक्स लोग रख जाते हैं, किताब, मतलब कि किताब जो है वो, अगर सोशल मीडिया ही अगर उसकी ज़वाल पजीर की वजह है तो यहाँ पर उसको ज़वाल क्यों नहीं आया, सिर्फ पाकिस्तान में ही ज़वाल उसको क्यों आया, इसकी वजह क्या? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किताबों पे बिल्कुल ज़वाल नहीं आया। पहले चंद लोग होते थे लिखने वाले, अब लिखने वाले बहुत हैं। अगर सर पढ़ने वाले नहीं है सर, लेकिन बेशुमार लोग पढ़ते हैं। सर मेरी 7 किताबें आ चुकी हैं। मैं 90s में जब किसी भी बुक स्टोर पे जाता था तो आपको अमजद इस्लाम अमजद से लेके अहमद फराज, मोहसन नकवी, एतबार साजिद, पाकिस्तान में जितने भी लिखने वाले हैं उनकी किताबों के हम बाहर नज़र आते थे। हर तरफ लोग जो हैं वो शायरी की किताबें ख़रीद रहे होते थे। लेकिन क्योंकि मेरा पब्लिशर से भी वास्ता होता है, लेकिन इस वक्त जो है जो लोग हैं उन्होंने तकरीबन 100 में से 60% लोग जो हैं वो कम हो गए हैं किताब पढ़ने वाले, कोई किताब पढ़ता नहीं है। असल में ये जो इन्फॉर्मेशन है लोग फास्ट चाहते हैं। दूसरा ये कि एक और भी बहुत बड़ी वजह है, जैसे कि हमारी हुकूमत दीगर कामों के लिए कुछ नहीं करती, उन्हें बदनवानी से फुर्सत ही नहीं है। टॉप टू बॉटम सारे बदनवान होते हैं, तो किताब महंगी हो गई है। उसके बाद पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत, महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है। लोग खरीद ही नहीं सकते। लोगों की हुकूमत को कुछ रिबेट देना चाहिए कि अगर किताब आप खरीदते हैं तो आपको जो उसका पेपर बहुत महंगा होगा, उसकी प्रिंटिंग बहुत महंगी होगी। यानी आप कह रहे हैं कि किताब दोबारा किताब को मार्केट में लाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब लोग किताबें पढ़ेंगे, थोड़ा शऊर हासिल करेंगे, तो फिर वो गधों घोड़ों को तो नहीं तस्लीम करेंगे। और काफ़ी हद तक वो शऊर अभी हम देखते हैं पाकिस्तान में। अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चों में भी कोई ये अफसाना निगारी की तरफ या शायरी की तरफ कोई जीन्स हैं किसी में? मेरा जो बेटा है वो, उसकी ख्वाहिश है वो ग्राफिक नावल लिखे, लेकिन आजकल वो वीडियो गेम की तरफ ज़्यादा माइल है। हालांकि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो मेरी बेटी जो है वो कभी कभी फ्रेंच में, कभी उर्दू में नज़में लिखती है, लेकिन चूँकि यहाँ का तालीम में वो इतने मसरूफ़ होते हैं कि इस चीज़ के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है। लेकिन जब कभी उससे मिलता है मौका, वो उसने म्यूज़िक भी सीखा है, उसने थिएटर भी सीखा है, कॉलेज में म्यूज़िक सीखती रही 4 साल, लीसे में उसने 4 साल थिएटर पढ़ा है, 3 साल मेरा ख्याल है। तो अभी भी वो आगे इसी फील्ड में जाएगी, तो वो परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ वो जाएगी, उसकी ख्वाहिश है। तो लिखने का उसको है शौक, वो ज़रूर लिखेगी। तो मेरी सबसे छोटी बेटी है, वो मुझे कहती है कि मैं ड्राइंग बनाऊंगी और आप उसका स्क्रिप्ट लिखेंगे। अच्छा अच्छा, तो ज़बरदस्त, थोड़ा बहुत है उनके अंदर ये। अच्छा मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने नसरी नज़्म या आज़ाद नज़्म में तब आज़माई की? मैंने शायरी गज़लों से शुरू की थी, फिर उसके बाद वो यानी आप उस वक्त तो आप बता चुके हैं कि मैंने जब ये देखा कि ये मेरे बस का काम नहीं, तो मैं छोड़ के तो मैं फिर अफसाना निगारी मेरी तसल्ली नहीं होती थी, क्योंकि आप जब शेर कहें तो वो उसमें एक शेर में आप पूरी मुल्क की जो है वो नज़रिया बदल सकते हैं। मेरी शायरी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो जो आज़ाद नज़म है वो अच्छी चीज़ है, कुछ आज़ाद नज़में बहुत शानदार होती है, लेकिन बिल्कुल ही नसरी नज़म और आज़ाद नज़म जिसमें आप मैं गया और तुम आ गए, तो इस तरह की इतनी भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज़ाद नज़म का कुछ सेंस होना चाहिए, क्योंकि आपकी फील्ड ही अफसाना निगारी है, तो आपने ज़बरदस्त फील्ड चुनी। तो मैं खुश हूँ कि मैंने अपना आप जो है वो डिस्कवर कर लिया कि मैं नावल निगार हूँ।
बहुत शुक्रिया सरफराज बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपसे बातें करके, आपसे आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके नावल्स के हवाले से जानकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे हाजरीन जो है देखने वाले, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा आपका ये सारी नावल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन और आपसे गपशप करके। तो बहुत शुक्रिया सरफराज बेग साहब। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इस स्टूडियो का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे अपने सारे जो अदबी तख्लीक़ात हैं लोगों तक पहुँचाने का आपने प्लेटफार्म फराहम किया। और मेरे जो नज़रियात हैं पूरी तरह तो ये 30-40 मिनट में आप बयान नहीं कर सके, लेकिन लोगों को एक मेरी ज़िंदगी की थोड़ी सी झलकियाँ मिल जाएंगी। और जिस किसी को मज़ीद जानना होगा तो फिर मैं दोबारा भी हाजिर हूँ। जी जी, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। हमारे साथ मौजूद थे आज नावल राइटर जनाब सरफराज बेग साहब। उनसे हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, उनकी ज़ात के हवाले से, उनके नावल्स के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, फ़्रांस में मौजूद जो खामियां हैं हमारी कम्युनिटी के हवाले से, उस हवाले से भी बात हुई। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी जो पेरिस में मुकीम कम्युनिटी में लिखने वाले लोग हैं, बल्कि यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी में लिखने वाले लोग जो हैं, उनको हम आप सामने लेके आएंगे। जैसे आज जितने भी नावल्स थे सरफराज बेग साहब के, उन्होंने दिखाए भी और उस पर उन्होंने तबसरा भी किया। उन्होंने जो इलीगल लोग हैं, जो महाजरीन हैं यहाँ पर, उनकी जो यहाँ पे ज़िंदगियाँ हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनके जितने मसाइल हैं, उनको उन्होंने अपने नावल्स में लिखने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह ताला अपने अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।